जेएनएस टीवी में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम इजराइल को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता बंद करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हाँ, आपने सही सुना। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को 60 मिनट्स पर कहा कि इजराइल अगले 10 वर्षों में अमेरिका पर निर्भरता घटाकर पूरी तरह स्वतंत्र होगा। अब हकीकत यह है कि इजराइल को दी जाने वाली सहायता पैकेज इजराइल की अन्य देशों के साथ तकनीक बेचने या साझा करने की क्षमता को काफी हद तक सीमित कर देती है। ये इजराइल को उन देशों को हथियार बेचने से रोकता है जिन्हें अमेरिका मंजूरी नहीं देता। इजराइल तकनीक व रक्षा में विश्व नेता है। जीडीपी 700 अरब डॉलर है। उसे इस सहायता पैकेज की जरूरत नहीं। यहूदी विरोधी लोग इजराइल की अमेरिकी सहायता पर आपत्ति जताते हैं। वही बात इजराइल के प्रधानमंत्री भी मानते हैं, जिनसे वे नफरत करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में नेतन्याहू के खिलाफ हमने ऐसी और भी बिना सोचे समझे झटपट प्रतिक्रियाएं देखी हैं। कई आलोचकों ने बीबी की ईरान के परमाणु हथियार पाने की चेतावनी पर सालों तक हमला किया, जबकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ, जैसे इससे कुछ साबित होता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। इस हफ्ते मुझे हाल ही में देखे गए सबसे बेवकूफी भरे लेखों में से एक पढ़ने का दुर्भाग्य मिला, और सच कहूं तो ये पूरी तरह से पश्चिम में इस समय हो रही आलोचनात्मक सोच की कमी को दर्शाता है। ये एक अमेरिकी यहूदी व्यक्ति का विचार लेख था, शायद मार्क्सवाद के नशे में, और यहूदी समर कैंप ने मुझसे झूठ बोला वाला पूरा नाटक कर रहा था, जो ठीक है। इंटरनेट पर कई लोग अपनी राजनीतिक पहचान के संकट का दोष काउंसलर्स को देते हैं। इस विचारधारा के टूटने के पीछे एक बेईमान तर्क छुपा था, जिससे लोग आत्मविश्वास से दोहराते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। नेतन्याहू और इजराइल दशकों से कहते आ रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार पाने से बस कुछ महीने दूर है, लेकिन अब तक उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। इसलिए नेतन्याहू या इजराइल जरूर झूठ बोल रहे होंगे। लोग इसे ऐसे बताते हैं जैसे ये कोई करारा पलटवार हो या इजराइल को झूठ बोलते पकड़ा गया हो। लेकिन जरा 5 सेकंड से ज्यादा सोचिए कि ये तर्क असल में कितना बेहुदा है। इस्लासी शासन ने परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लोग उन्हें बार बार रोकते रहे, लेकिन ये जीनियस इस हिस्से को हमेशा बड़ी सुविधा से छोड़ देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप फायर फाइटर्स का मजाक उड़ा रहे हों, क्योंकि जिस इमारत के बारे में उन्होंने आपको चेतावनी दी थी वो कभी जली ही नहीं, जबकि आप जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि उन्होंने 20 साल तक चिंगारियां बुझाने में लगा दिए। हाँ, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। फिर भी टकर कार्लसन या चैंक उगर जैसे लोग इसे बार बार दोहराते रहते हैं, जैसे कि इससे कुछ साबित होता हो। ये सिर्फ यही साबित करता है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, और वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शासन के परमाणु बम तक पहुंचने की राह में देरी करने के लिए क्या क्या किया गया है। लेकिन इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है जब आप इस हफ्ते टकर कार्लसन और ग्रैंड मैग्रूपर मेगन कैली की लगभग हास्यास्पद बातें सुनते हैं कि अगर इजराइल को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई तो इजराइल को परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जरा देखिए। इजराइल $1.5 ट्रिलियन की अमेरिकी सेना के सहारे और इजराइल के साथ हमारी लंबे समय से चली आ रही रक्षा गारंटी को लागू किए बिना 24 घंटे भी न तो नाकाबंदी जारी रख सकता है और न ही अपनी रक्षा कर सकता है। अगर समर्थन हटा तो इजराइल के पास 2 विकल्प होंगे, या तो समाप्ति या परमाणु हथियारों का प्रयोग। तो यही स्थिति होगी अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार इजराइल का समर्थन न करे। बस इसलिए जो भी आपको कहता है कि इजराइल ये करेगा, इजराइल वो करेगा, इजराइल के पास खुद की रक्षा करने की कोई क्षमता नहीं है। बस पेंटागन में कोई भी ईमानदारी से ऑफ द रिकॉर्ड बात करने वाला व्यक्ति आपको यह विस्तार से समझा देगा। इजराइल ने इनमें से कुछ भी नहीं किया होता। उसके पास 6, 8 या 10 मोर्चों पर युद्ध या जो भी तरह का बहुमुखी युद्ध वे अब लड़ रहे हैं वो नहीं होता। यह सब कुछ संभव नहीं हो पाता अगर अमेरिकी सेना, अमेरिकी सैनिक उनकी तरफ से मारे नहीं जाते, अमेरिकी टैक्स के पैसे पूरे मामले के लिए खर्च नहीं होते। तो ये भी एक बात है। मुझे माफ कीजिए, क्या यहाँ इतनी सारी गलत फहमियां हैं जिन्हें 1 मिनट से कम में समझाना है? इजराइल ने कभी किसी देश को मिटाने की धमकी नहीं दी, और ना ही वो शासन है जो लोगों को क्रेन से फांसी देता है। वे वो शासन नहीं है जो आतंकी प्रॉक्सी सेनाओं के जरिए मध्य पूर्व के आधे हिस्से पर कब्जा जमा रहे हैं। ये शासन नहीं बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हिजबुल्ला, हमास, हूती, इराक की शिया मिलिशिया, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और अन्य विदेशी आतंकी समूहों को फंड करता है। ये इस्लामिक शासन विस्तारवादी तानाशाही है जो खुलेआम नरसंहार चाहता है, अपने लोगों का सामूहिक कत्ल करता है और क्षेत्र में आतंकवादी प्रॉक्सी को फंड करता है। और फिर भी किसी तरह जिस देश से सभी को डरना चाहिए वो इजराइल है।
अब जबकि कुछ लोग बस बेवकूफ हैं, मुझे लगता है कि टकर और मेगन असल में इतनी समझ तो रखते हैं, भले ही वे इस खास मुद्दे को ना जानते हों। लेकिन वे जानते हैं कि आज उन्हें सबसे ज्यादा क्लिक और जुड़ाव इजराइल विरोधी, बल्कि सच कहे तो यहूदी विरोधी डर फैलाने से मिलते हैं। और यही उनकी एकमात्र प्राथमिकता है, क्योंकि वे अशिक्षित साजिशी सोच वाले मुस्लिम दर्शकों को एक अनछुआ आर्थिक अवसर मानते हैं। मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि टकर और मेगन गलत है, बल्कि वे जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर अपने दर्शकों को धोखा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब आप समझते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कमजोर करने में कितनी मेहनत लगी, तब इजराइल लगातार खतरे की घंटी बजा रहा था। आप देखेंगे कि यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है जब नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ कई अन्य आरोप लगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे, क्योंकि उन्होंने भी दशकों तक इस्लामी गणराज्य की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को टालने में भूमिका निभाई थी। 2000 के शुरुआती वर्षों में IAEA निरीक्षकों ने नतान्स में गुप्त संवर्धन गतिविधियां उजागर की और इसके जवाब में बैंकिंग, निर्यात और तकनीकी प्रतिबंध लगाए। खरीद नेटवर्क को निशाना बनाया गया और गुप्त अभियान तेज होने लगे। 2010 में स्टक्सनेट साइबर हमले से नतांज में करीब 1000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हुए और उसी दौरान ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की एक के बाद एक हत्या कर दी गई। मसूद अली मोहम्मदी, माजिद शाहियारी, दरियुश रिजानी निजाद, मुस्तफ़ा अहमद रोशन, ये सूची आगे भी जारी है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज सुविधाओं में विस्फोट हुए। 2020 में एक विस्फोट ने नतांज की उन्नत सेंट्रीफ्यूज असेंबली को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। उसी साल मोहसिन फैरीजादे, जिन्हें सैन्य परमाणु कार्यक्रम का वास्तुकार माना जाता था, कि तेहरान के बाहर हत्या कर दी गई। कौन भूल सकता है 2018 में मोसाद का ऐतिहासिक ऑपरेशन, जब उन्होंने तेहरान में घुसकर शासन के गुप्त परमाणु अभिलेख चुरा लिए। दसियों हजार गोपनीय फाइलें जो साबित करती हैं कि शासन ने वर्षों तक परमाणु महत्वाकांक्षाओं के सैन्य पक्षों पर झूठ बोला। तो कई साल की तोड़फोड़ के बाद परमाणु कार्यक्रम को कई बार महीनों या सालों तक पीछे धकेला गया। फिर इजरायली एजेंट दुश्मन राज्य में घुसे, गुप्त गोदाम से आधा टन गोपनीय परमाणु सामग्री चुराकर बाहर तस्करी कर ले गए। इससे पहले कि ईरानी समझ पाते कि क्या हुआ, लोग ऑनलाइन अब भी बैठे हैं और कह रहे हैं, अगर ईरान इतना बड़ा खतरा था तो क्या उनके पास अब तक बम नहीं होता। देखिए, नेतन्याहू ने हमसे झूठ बोला। हाँ, आज उस शासन के पास बम नहीं है, क्योंकि इजराइल उन्हें बार बार रोकता रहा, और यही असली बात है। फिर भी टकर और मेगन जैसे लोग अब भी हैं जो इजराइल के बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे वो अमेरिकी उदारता पर निर्भर कोई परजीवी है। ये फिर उस ऑनलाइन धारणा की ओर इशारा करता है कि इजराइल सिर्फ अमेरिकी सहायता से ही बचा है, या टकर के अनुसार अमेरिका के बिना अपनी रक्षा नहीं कर सकता। फिर से, अमेरिका इजराइल संबंधों की जानकारी ना रखने वाला ही ऐसी बेवकूफी कह सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से झूठा है, जैसे कि आप जानती हैं टाकर कार्लसन। इजराइल $1.5 ट्रिलियन की अमेरिकी मदद के बिना 24 घंटे तक ना तो नाकाबंदी बनाए रख सकता है और ना ही अपनी रक्षा कर सकता है। अमेरिकी सेना इसका समर्थन कर रही है और इजराइल के साथ हमारी रक्षा गारंटी लागू कर रही है। ये कुछ ऐसा है जिसे टकर ने अपने दिमाग में गढ़ लिया है। सबसे पहले, ये $1.5 ट्रिलियन नहीं है। वर्तमान सहायता ढांचा लगभग $3.8 अरब सालाना है, जो सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, जब तक कि आप ये ना समझें कि अमेरिकी संघीय बजट लगभग $60 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि ये अमेरिकी संघीय बजट का लगभग 0.05% है। और यहाँ वो बात है जो वे आपको कभी नहीं बताते। उस पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा खरीद के जरिए सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लौट आता है। इजराइल को केवल अमेरिकी हथियार निर्माताओं से, अमेरिकी फैक्ट्रियों, सप्लाई चेन और श्रमिकों से ही खरीदारी करनी होती है। इस साझेदारी के कारण हर साल लगभग 70,000 अमेरिकी नौकरियां पैदा होती हैं या बनी रहती हैं। तो अमेरिकी लोग इजराइल को नकद नहीं भेज रहे ताकि हम जीवित रह सकें। अमेरिकी सरकार अपनी ही रक्षा उद्योग को सब्सिडी दे रही है, साथ ही एक रणनीतिक सहयोगी को मजबूत कर रही है, और सच कहूं तो उन्हें इसके बदले में उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है जितना वे खर्च कर रहे हैं। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। अमेरिका से इजराइल को मदद 1967 के 6 डे वॉर के बाद ही मिलनी शुरू हुई थी। क्यों? इसलिए नहीं कि इजराइल को इसकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, और सही भी था कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ एक और मोर्चा बनाया जा सके।
1973 के यौम किपुर युद्ध के बाद सैन्य सहायता काफी बढ़ी और कई समझौतों के तहत इसमें इजाफा हुआ, जिनमें कुछ इजराइल के दूसरे देशों के साथ काम करने के विकल्प सीमित करते हैं और अमेरिका को लाभ पहुंचाते हैं। आज तक अमेरिका को इस रिश्ते से जबरदस्त फायदा होता है। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने कई बार पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को निशाना बनाकर विमानन हमलों, आईएसआईएस गतिविधियों, ईरानी आतंकी सेल नेटवर्क और विदेशों में अमेरिकी और यूरोपीय नागरिकों पर हमलों जैसी बड़ी आतंकी साजिशें नाकाम की हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हजारों अमेरिकी जिंदा हैं, जो शायद नहीं होते अगर इजराइल ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा न की होती। अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों ने इजरायली खुफिया तंत्र को बार बार अनमोल बताया है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर आंकी गई है, क्योंकि इजराइल उन दुश्मन नेटवर्क्स में गहराई से काम करता है जहां पश्चिमी एजेंसियों के लिए घुसपैठ मुश्किल होती है। जब टैकर कार्लसन जैसे लोग ऑनलाइन चिल्लाते हैं, इजराइल को मदद देना बंद करो, सच कहूं तो ठीक है, अब ना खुफिया जानकारी साझा होगी, ना क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी सहयोग होगा, ना युद्ध क्षेत्र के नवाचार साझा होंगे, ना मिसाइल रक्षा का समन्वय होगा और ना ही इजरायली हथियार निर्यात पर पाबंदी होगी। वॉशिंगटन की मौजूदा राजनीति के आधार पर, क्योंकि इन लोगों की सोच के विपरीत इजराइल कोई अमेरिका पर निर्भर कोई परियोजना नहीं है। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और अमेरिका के बिना भी ठीक रहेंगे, लेकिन अमेरिका इजराइल के बिना ज्यादा असुरक्षित हो जाएगा। टकर का ये मिथक कि इजराइल अमेरिका के बिना अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सैन्य वास्तविकता से अलग है। 1948 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद हमने बिना अमेरिकी मदद के बहुफ्रंट युद्ध जीता। अगर हम अमेरिका से संबंध तोड़ें तो शायद हमें फिर से युद्ध जीतने का मौका मिले, बिना राष्ट्रपति के युद्ध विराम घोषित किए, जबकि जमीनी हालात वैसे ही हों। हाँ टकर, कई इजरायली वास्तव में चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल को सहायता देना बंद करे, लेकिन आपकी विश्लेषण की तरह नहीं, अगर आप उसे विश्लेषण कह भी सकते हैं, तो उसका कारण ये है कि हमें अपनी रक्षा जारी रखने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। हमें वॉशिंगटन की इजरायली नीति और रक्षा निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ असली फायदा ये है कि जब दोनों देश साथ मिलकर काम करते हैं तो वे ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित होते हैं। अगर अमेरिकी जनता टकर कार्लसन की सलाह मानकर इस्लामवादियों के रास्ते पर जाना चाहती है तो शुभकामनाएं अमेरिका। और अब जब हम उन इंटरनेट सन की लोगों की बात कर रहे हैं जो गुस्से के आदी हैं और दिखावा करते हैं कि उन्हें राजनीतिक सत्ता के करीब भी होना चाहिए, तो चलिए कांग्रेस उम्मीदवार डैन बिल्जेरियन के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी पागलपन भरी कहानी है जो सोशल मीडिया प्रयोग जैसी लगती है कि सभ्यता कितनी गिर सकती है इससे पहले कि लोग सोचें, शायद हमें इंटरनेट के साइकोपैथ्स को राजनीति में लाना रोक देना चाहिए। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो ड्रग्स, बंदूकों, जुए, महिलाओं से नफरत और हिंसा के आरोपों के लिए जाना जाता है, अनलिमिटेड पैसे के साथ नशे में धुत कॉलेज बॉय जैसा व्यवहार करता है और कथित तौर पर वेश्याओं को उसे पसंद करने का दिखावा करने के लिए पैसे देता है। एक आदमी जिसने अपना करियर पॉडकास्ट वाली ब्रो संस्कृति और एंड्रू टेट जैसे अजीब लोगों के साथ बनाया, अब वो फ्लोरिडा में रैंडी फाइन के खिलाफ कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहता है। माफ कीजिए, लेकिन इंटरनेट युग का यही हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। अब लोग ऑनलाइन बिगड़ैल बन के करियर बना सकते हैं, फिर एक दिन सोच सकते हैं, पता है क्या, शायद अब मुझे अमेरिकी सरकार चलाने में मदद करनी चाहिए। पर सबसे अजीब बात यह है कि डैन बिल्जेरियन कोई आम इन्फ्लुएंसर नहीं है। वो इंटरनेट पर सबसे खुले और घृणित यहूदी विरोधियों में से है। ये आदमी खुलेआम इजरायलियों को मारने की धमकी देता है, नियो नाजी विचारों को दोहराता है, सालों से यहूदियों के बारे में जुनूनी है और अब शायद इस्लाम के प्रति कोई अजीब वैचारिक आसक्ति रखता है। सच कहूं, ये मामला किसी को सबके सामने मानसिक रूप से टूटते देखने जैसा लगता है। इस हफ्ते मेरा ध्यान इस पे गया कि अब दूसरे नियो नाजी भी डैन बिल्जेरियन से सतर्क और परेशान है। निक फुएंटेस, वो छोटा नियो नाजी जो ऑनलाइन भड़काऊ बातें कर मशहूर हुआ, अब यहाँ है। उसका दावा है कि डैन बिल्जेरियन उसे एक तरफ ले गए, फोन छुपवाया, अलग कमरे में ले गए और फिर इजरायली मंत्रियों व प्रमुख यहूदी हस्तियों की हत्या की बातें करने लगे। फिर उन्होंने उसे कतर भेजने की कोशिश की। लेकिन हमें स्रोत पर ध्यान देना चाहिए, हम निक फुएंटेस की बात कर रहे हैं। फिर उसी दिन खुले यहूदी विरोधी लूकस गेज ने कहा कि यही घटना उनके साथ भी अलग हालात में हुई थी। वही कहानी, छुपा फोन, निजी कमरा, हिंसा और इजराइल के प्रति जुनून। सुनिए लुकास ने क्या कहा।
जब मैंने निक को पोस्ट करते देखा तो यकीन नहीं हुआ। पहली बार जब मैं डैन के घर गया, उन्होंने कहा कि फोन दूसरे कमरे में रखो। उन्होंने मुझसे पूछा कि इजरायली सरकारी मंत्रियों को मैं वो शब्द यूट्यूब पर नहीं कह सकता, मारना कितना मुश्किल होगा। फिर उन्होंने दुबई और कतर बुलाया, जिसे मैंने मना कर दिया जब वो वहां जा रहे थे। निक, मैं भगवान और अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। उसने मेरे साथ भी वही किया। हम ऊपर गए, वो बेन शूबी और बेन शपीरो का जिक्र करता है, पूछता है तुम क्या सोचते हो। मुझे लगता है उसने कुछ प्लान नहीं किया था, ये सिर्फ लॉकर रूम की बातें हो सकती थी, जैसे हमें इस बंदे को निपटाना है, समझे। मैं भी ऐसा ही था और सोचा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस किसी और को रख लेंगे। जैसे ही मिक ने ये बात कही, मुझे लगा ये अजीब है। अब इसके अलावा एक तीसरा व्यक्ति भी है जो वास्तव में निक या लूकस का समर्थन नहीं करता, जिसने पुष्टि की कि फुएंटेस ने सच में उसी समय ये घटना निजी तौर पर उसे बताई थी जब ये हुई थी। तो अब आपके पास कई लोग हैं जो एक ही विक्षिप्त व्यवहार पैटर्न का वर्णन कर रहे हैं, और सच कहूं तो किसी न किसी मोड़ पर हमें ये दिखावा करना बंद करना होगा कि ये बस इंटरनेट की बोलचाल है। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुलेआम राजनीतिक हस्तियों की हत्या करने की बातें करता है, जो खुलेआम इजरायलियों को मारने की कल्पना करता है, तो शायद, बस शायद, उस व्यक्ति को सार्वजनिक पद के आसपास भी नहीं होना चाहिए। मुझे पागल कह लो। वैसे इस पूरी बात का सबसे अजीब हिस्सा ये है कि वही ऑनलाइन अमेरिका फर्स्ट भीड़ अचानक इस्लामवादी दिखावे के प्रति अजीब जुनून पाल रही है, और ये चीज शुरू से ही इस पूरे आंदोलन से जुड़ी रही है। अब डैन अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहा है जिसमें वो कुरान पढ़ते और कतर में केफिया पहनते दिख रहा है। साथ ही कह रहा है कि इस्लाम नैतिक रूप से सही है और उसे मुसलमानों का भाईचारा पसंद है। ये बात तो और भी मजेदार है जब ये एक ऐसे इंसान से आ रही है जिसने अपनी पूरी पहचान नशे, जुए, हिंसा, महिलाओं से नफरत और चलता फिरता यौन रोग बनने करने के इर्द गिर्द बनाई है। बिल्कुल। मेरा मतलब है, सच कहूं तो आज की दुनिया में मुझे जो एकमात्र असली लड़ाई लड़ने लायक लगती है वो है, आप जानते हैं, इजराइल का सफाया करना। मेरा मतलब है, मैं कल ही नाम लिखवाकर वहां जाकर इजरायली लोगों को मारूंगा। वो दिन मेरे लिए शानदार होगा। मैं कहीं भी ड्राफ्ट छूट फॉर्म पे साइन कर दूंगा। मुझे एक राइफल दो और मुझे वहां भेज दो। मुझे लगता है कि उस देश का बड़ा हिस्सा बुरा है। वे नरसंहार और रंग भेद को बढ़ावा देते हैं, फिलिस्तीनियों को दबाते हैं, पड़ोसियों पर हमला करते हैं और आतंकवादियों जैसा व्यवहार करते हैं। वे घमंडी और एहसान फरामोश हैं, उन्हें मिटा देना चाहिए। घमंडी, एहसान फरामोश लोगों की बात करूं तो मैं नहीं कहूंगी कि किसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ हिंसा की वकालत नहीं कर रही हूं। लेकिन सच में इसे सबक सिखाना जरूरी है। ये सिर्फ डैन बिल्जेरियन की बात नहीं है, वो तो बस एक समस्या है। वो तो बस एक बड़ी प्रवृत्ति का सबसे हास्यास्पद उदाहरण है। अमेरिका में हर जगह खुले तौर पर यहूदी विरोधी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मतलब है, आपने ज़ुरान मामदानी को न्यूयॉर्क में मेयर बनते देखा, और अब हम सब देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के लिए ये कितना बुरा साबित हो रहा है। एबेर कवास, डीएसए उम्मीदवार और केयर से जुड़ी एक्टिविस्ट, जिन्होंने 11 सितंबर को कमतर बताया था, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, खुद मामदानी ने समर्थन किया। देखिए उन्होंने 11 सितंबर पर क्या कहा था। पूंजीवाद, नस्लवाद, श्वेत वर्चस्व, इस्लामोफोबिया आदि जैसी व्यवस्थाओं का हमेशा इस्तेमाल किया गया है जमीनों को उपनिवेश बनाने के लिए, सही है, दूसरों से संसाधन छीनने के लिए, और ये एक लंबी प्रक्रिया रही है, और हम बस उसी सिलसिले की झलकियां 11 सितंबर के रूप में देख रहे हैं। तो बहुत बार जब लोग हमसे किसी हमले के बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए कहते हैं, है ना, अगर आप ऐतिहासिक रूप से पीछे देखें, है ना, तो हम में से बहुत से लोग ऐसे इलाकों से आते हैं जो उपनिवेशित थे, जहां युद्ध लड़े जा रहे थे, है ना। अक्सर ये अमेरिका या यूरोप की नीतियों के कारण होता है, और मुझे लगता है हम इसी पर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन फिर ये भी कि हमें किसी आतंकी हमले के लिए माफी मांगनी पड़ती है जो कुछ लोगों ने किया था, और फिर नरसंहार और गुलामी जैसी चीजों के लिए कोई माफी या मुआवजा नहीं है, वगैरह वगैरह। ये मुझे बहुत ही निंदनीय लगता है। गुलामी, आधुनिक गुलामी आज भी जिनको जगहों पर मौजूद है, उनमें से एक अरब मुस्लिम दुनिया है। लेकिन आप जानती हैं, मैं विषय से भटक रही हूँ, ये एक अलग ही विषय है, हम बाद में उस पर बात करेंगे। डैन बिल्जेरियन चैट में ऐसे आ रहे हैं जैसे इंटरनेट ब्रेन रॉट का कोई कोकीन में धुत फाइनल बॉस हो।
अगर आप जानना चाहती हैं कि ये आदमी कितना बुरा है तो मैं एक मजेदार खेल खेलना चाहती हूँ। किसने कहा, इस्लामवादी आतंकवादी या डैन बिल्जेरियन? चलिए देखते हैं, आप अंदाजा लगा सकती हैं। पहला कथन, मैं अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा सकती हूँ कि ये 6 मिलियन से कम था। गणित मेल नहीं खाता। अगर आपने डैन का नाम सोचा तो आप सही हैं। ये डैन बिल्जेरियन हैं जो हॉलोकॉस्ट से इनकार करते हैं। या अगला बयान सुनिए, मुझे लगता है कि यहूदी वर्चस्व आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज की ज्यादातर समस्याएं यहूदी वर्चस्व के कारण हैं। आप क्या सोचते हैं, ISIS या डैन बिल्जेरियन? पहचानना कठिन है, लेकिन ये डैन है। ये बयान संक्षिप्त रूप में हमें पृथ्वी पर हर यहूदी पर हमला करना चाहिए। माने या न माने, ये डैन नहीं बल्कि हमास के कमांडर फाती हामद का उद्धरण है। दोनों की भाषा काफी मिलती जुलती है। और फिर ये वाला, यहूदी धर्म वर्चस्व बलात्कार को बढ़ावा देता है और दूसरों से चोरी करता है जब तक कि वे यहूदी न हो। इजराइल इसका एक उदाहरण है। मुझे लगता है धर्म बुरा है। ठीक है, अगर आपने डैन का अनुमान लगाया तो आप सही हैं। वो ये दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि उसे दिक्कत सिर्फ जायोनिस्टों से है। डैन के लिए मामला यहूदियों का है। और आखिर में मैं कल साइन अप कर लूंगी, जमीन पर जाकर इजरायलियों को मारूंगी। मुझे राइफल दो और वहां भेज दो। हाँ, जैसा कि हमने कुछ मिनट पहले सुना, ये सब डैन की बातें हैं। ये सामान्य राजनीति नहीं है और ना ही होनी चाहिए। ये खुली नस्लीय घृणा है। फिर भी इस व्यक्ति को इंटरनेट पे कहीं कहीं वैध राजनीतिक आवाज माना जा रहा है, जबकि असल में वो ऐसा नहीं है। एक बुरी तरह विक्षिप्त यहूदी द्वेषी सनकी और पूरी तरह से बेवकूफ व्यक्ति जिसमें कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि ये सब बातें सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं रहती। जब आप यहूदी वर्चस्व, वैश्विक यहूदी साजिशों और इजरायलियों के खिलाफ हिंसा के बारे में लगातार होने वाली बयानबाजी को सामान्य बना देते हैं तो आखिरकार लोग उस पर अमल करने लगते हैं। लोग इसी तरह कट्टरपंथी बनते हैं। इसी तरह उग्रवाद काम करता है। सच कहूं तो जो इस आदमी को देखकर सोचता है कि इसे अमेरिकी राजनीति को दिशा देनी चाहिए, उस पर शायद भारी मशीनरी चलाने या वोटिंग बूथ तक का भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। जहां इंटरनेट पे डैन जैसे जोकर क्रांतिकारी बनने का दिखावा करते हैं, वही असली शासन इस नफरत और हेर-फेर को औद्योगिक स्तर पर निर्यात करता रहता है। अब हम इस हफ्ते की अच्छी, बुरी और बदसूरत बातों पर आते हैं। हमारी बदसूरत कहानी से शुरू करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने फिर दुनिया को दिखाया कि वो न सिर्फ आतंकवादी शासन है बल्कि पूरी तरह पागल भी है। मुझे सच में लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि ये कहानी असल में कितनी अजीब है। ऐसा लगता है कि इस्लामिक शासन के विदेश मंत्रालय या प्रचार तंत्र के जरिए कोई मेमो गया, क्योंकि कई दूतावासों और शासन से जुड़े खातों ने अचानक व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को ऑनलाइन निशाना बनाना शुरू कर दिया। और उनका अपराध क्या था? मां बनना। मैं कसम खाती हूं, मैं ये गढ़ नहीं रही हूं। शासन ने उनके नवजात बच्चे के बारे में सोशल मीडिया पोस्टों का जवाब उसे मिनाब IRGC बेस पर अमेरिकी हमले के प्रचार में बदल कर दिया। अब शासन ने दावा किया कि उस हमले में उस सुविधा के पास स्थित एक स्कूल में दर्जनों बच्चों की मौत हो गई। वैसे अगर आप बच्चों के स्कूल को IRGC की सैन्य संरचना के भीतर रख रहे हैं तो वो खुद एक युद्ध अपराध है। लेकिन बच्चों को मानव ढाल बनाना और फिर मानव जीवन की परवाह दिखाने का ढोंग सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ही करता है। सच कहूं तो यहाँ का पाखंड इतना ज्यादा है कि यह मजाक सा लगता है, क्योंकि यही शासन ईरान इराक युद्ध में बच्चों को बारूदी सुरंगों में भेजता था। यही वही शासन है जिसने 9 साल के कियान पीर फलेक की हत्या की और जनवरी में प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों बच्चों किशोरों को मार डाला, मिनाब हमले से कुछ दिन पहले। उन्हें बच्चों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ प्रचार, सत्ता बनाए रखने और अपनी इस्लामी क्रांति को फैलाने की चिंता है। बस इतना ही। अगर शासन को सच में बच्चों की चिंता होती तो ईरानी बच्चों को विरोध के पास खड़े होने पर गोली या किशोरों को जेल में यातना नहीं दी जाती। ईरानी परिवारों को प्रदर्शनों के बाद अपने बच्चों के शव पहचानने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। सच कहूं, धरती पर किसी शासन ने इतने बच्चों का खून नहीं किया जितना ईरान के इस्लामी शासन ने किया है। सिर्फ ईरानी बच्चे ही नहीं बल्कि फिलिस्तीनी बच्चे, लेबनानी बच्चे, सीरियाई बच्चे, इजरायली बच्चे, यमनी बच्चे और भी बहुत से। इस शासन ने मध्य पूर्व की कई पीढ़ियों को अपने क्रांतिकारी प्रोजेक्ट के लिए दशकों तक तोप का चारा बनाया है। हमास, हिजबुल्ला, हौथी, बसीज और IRGC ने क्षेत्र में अनगिनत बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की हैं।
फिर भी जब भी इस्लामिक रिपब्लिक पर सैन्य हमला होता है, हमसे उम्मीद की जाती है कि मान ले वे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये पागलपन है और ये भी एक बहुत बड़े रुझान का हिस्सा है जिस पर लोगों को सच में ध्यान देने की जरूरत है। इस्लामिक रिपब्लिक सिर्फ आतंकवाद नहीं, प्रोपेगेंडा भी फैलाती है। वे मानते हैं कि सोशल मीडिया भी युद्ध का हिस्सा है, तो वे एक नई मां के बारे में पोस्ट को लेकर उसे प्रोपेगेंडा अभियान में बदल देते हैं। वे सहानुभूति का फायदा उठाकर पश्चिमी दर्शकों को प्रभावित करना चाहते हैं, जो अब भी इस शासन को सही से नहीं समझते। लोगों को ये बात स्पष्ट समझनी चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक इंसानी जिंदगी, यहाँ तक कि बच्चों की जिंदगी की कद्र नहीं करती, बल्कि ताकत, डर, जिहाद और अपने अस्तित्व को ही अहमियत देती है। इसी वजह से पूरे क्षेत्र में दशकों तक बच्चों की हत्या करने के बाद जब वे अचानक उनकी परवाह करने का नाटक करते हैं, तो ये ऑनलाइन सबसे घिनौनी चीजों में से है। इस्लामिक रिपब्लिक सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि एक विचारधारात्मक मौत का पंथ है, जिसके पास इसे फैलाने के लिए दूतावासों का नेटवर्क है। और अब हफ्ते की बुरी खबर, क्योंकि इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को याद दिलाया कि जब पश्चिमी देश सालों तक ये दिखावा करते हैं कि कट्टरता सिर्फ सांस्कृतिक विविधता है, तो क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया अभी उन ISIS दुल्हनों की वापसी के प्रभावों से जूझ रहा है, जो आतंकी संगठन में शामिल होकर अब घर लौट रही हैं। अब उनमें से कुछ पर इंसानियत के खिलाफ अपराधों जैसे एक यजीदी महिला को गुलाम बनाना और ISIS के अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा है। अब ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों का आरोप है कि उन महिलाओं में से 2 ने ISIS के नियंत्रण वाले सीरिया में अपने घर एक यजीदी महिला को गुलाम बनाकर रखा, जिसे कथित तौर पर $10,000 में खरीदा गया था। हम यहाँ इसी बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई बुक क्लब नहीं है, ये ISIS है, एक नरसंहारकारी इस्लामवादी मौत का पंथ जिसने आम नागरिकों का कत्ल किया, महिलाओं को यौन गुलाम बनाया, कैमरे पर लोगों का सिर काटा और इराक व सीरिया में अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें लौटने की अनुमति दी और वे बहुत आभारी थे। आप इन तक क्यों पहुंचे? आपने ISIS आतंकवादी से शादी क्यों की? चुप रहो, तुम बच्चे औरत। क्या आपके बच्चे कानून के तहत हैं? मुझे छोड़ दो। क्या आपके पास कोई विकल्प है? मुझसे बात करो और मैं भी तुमसे बात करूंगी, ठीक है? तुम क्या करने वाले हो? अब तुम क्या करने वाले हो? शानदार। इस्लामवादी गुंडे एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को उसका काम करने के लिए स्लट कह रहे हैं। ये लोग इंसानियत की सबसे गंदी गंदगी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में इसे क्यों अनुमति दी। मेरा मतलब है, आईसिस में शामिल होना कैसे दिखाता है कि कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों या कानून, संस्कृति, सभ्यता का सम्मान करता है। लेकिन बेतुकापन यही नहीं रुका। आरोपी अदालत में पेश होकर जज के आने पर खड़े होने से इनकार कर दिया, जिससे तुरंत अदालत की अवमानना हो गई, जो यहाँ की समस्या को दर्शाता है। पश्चिमी देश लगातार ऐसे लोगों को आयात करते हैं, या इस मामले में कहें तो फिर से आयात करते हैं, जो पश्चिमी मूल्यों से नफरत करते हैं और फिर हैरान होते हैं जब उनके मूल्य नहीं माने जाते। फिर भी पश्चिमी देश बार बार एक साधारण बात मानने में संघर्ष करते हैं। विचारधारा और कट्टरपंथीकरण मायने रखते हैं। कई सालों तक मीडिया में ये कहानी चलती रही कि आईसिस की दुल्हनें गुमराह लड़कियां थीं, जिन्हें सोशल मीडिया ने बहकाया। माफ कीजिए, पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात यहाँ जरूरी है। बिना जाने कोई दुनिया के किसी कोने में जाकर आईसिस में शामिल नहीं होता। इसी वजह से आज कई पश्चिमी देश अपने ही देश में वैचारिक संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार नहीं दिखते, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक हर चेतावनी को पूर्वाग्रह और इस्लामोफोबिया मानकर समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। इस्लामवादी उग्रवाद को असली न मानना पिछले 20 वर्षों में पश्चिमी देशों के सबसे विनाशकारी भ्रमों में से एक रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया उस भ्रम के परिणामों का सामना कर रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप आईसिस की दुल्हनों के साथ क्या करें। असल सवाल ये है कि पश्चिमी समाज इतने कमजोर, अपराध बोध से ग्रस्त और लोगों को नाराज करने से इतने डरे हुए कैसे हो गए कि उन्होंने अपनी ही सभ्यता की रक्षा करना छोड़ दिया। और अंत में हफ्ते की अच्छी खबर, क्योंकि पूरे हफ्ते इंटरनेट की बकवास, प्रोपेगेंडा, आईसिस की दुल्हनों और पॉडकास्ट वाले लड़कों के राजनेताओं का स्वांग रचने के बाद ये भी जरूरी है कि लोगों को याद दिलाया जाए कि असली देश असल में क्या करते हैं। जब इंटरनेट का आधा हिस्सा ऑनलाइन इजराइल को लेकर शोर मचा रहा था, इजराइल इराक में चुपचाप गुप्त फॉरवर्ड बेस चला रहा था जब ईरान से युद्ध चल रहा था। ये कहानी सच में पागल कर देने वाली है।
नई जारी की गई जानकारी के अनुसार इजराइल ने पश्चिमी इराक में एक गुप्त बेस स्थापित किया था, जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अभियानों का समर्थन करने के लिए किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार उस बेस में स्पेशल फोर्सेस, उपकरण और सर्च एंड रेस्क्यू टीमें तैनात थीं, ताकि इजरायली पायलट्स को ईरान में गिराए जाने पर मदद मिल सके। इजराइल न केवल शासन के खिलाफ लंबी दूरी के ऑपरेशन चला रहा था, बल्कि दुश्मन क्षेत्र में कुछ गलत होने पर अपने लोगों को लाने की तैयारी भी कर रहा था। यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार एक इराकी चरवाहे ने वहां असामान्य गतिविधि देखी, जिससे ऑपरेशन उजागर होने वाला था। चरवाहे ने इराकी सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया, जिन्होंने जांच के लिए उस इलाके की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उस समय जब युद्ध शुरू होने में कुछ ही हफ्ते बाकी थे, इजराइल को पास आ रही इराकी सेना पर हमले करने पड़े, ऑपरेशन की सुरक्षा और बेस का भेद खुलने से बचाने के लिए। इराक के भीतर इजरायली स्पेशल फोर्सेस काम कर रही थीं और ईरान के शासन के खिलाफ ऑपरेशंस को समर्थन देने वाला एक गुप्त लॉजिस्टिकल हब भी था। सर्च और रेस्क्यू टीम संभावित गिरे पायलटों के लिए तैयार थी और ऑपरेशन की सुरक्षा के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस व एयर पावर का उपयोग हो रहा था। जनता को इसके अस्तित्व का पता चलने से पहले ही मध्य पूर्व में इजराइल अपनी रक्षा कैसे करता है, उसकी असली हकीकत यही है। इस कहानी की सबसे अहम बात है कि ये लोगों को वो याद दिलाती है जिसे इंटरनेट इजराइल के मामले में भूलना चाहता है। हमारे लिए असफलता की कोई जगह नहीं है। इजराइल को युद्ध में सब कुछ योजनाबद्ध करना होता है। सिर्फ लक्ष्यों पर हमला कैसे करना है यही नहीं, बल्कि पायलटों को कैसे वापस लाना है, ऑपरेटिव्स को कैसे निकालना है, बंधकों को कैसे बचाना है, और अगर उसके लोग दुश्मन के इलाके में फंस जाएं तो उन्हें घर कैसे लाना है, इन सब की भी योजना बनानी पड़ती है। ये सोच इजरायली समाज और सुरक्षा संस्कृति में गहराई से बसी है। यही इजराइल और उसके विरोधी शासन में बड़ा नैतिक अंतर है। हमास आम लोगों के बीच छुपता है, इस्लामी शासन बच्चों को बारूदी सुरंगों में भेजता है और आतंकवादी संगठनों को फंड करता है। आईएसआईएस महिलाओं को गुलाम बनाता है और अल्पसंख्यकों का कत्लेआम करता है। लेकिन इजराइल बचाव अभियानों, निकासी क्षमताओं और अपने लोगों को जीवित घर लाने में भारी संसाधन लगाता है। समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये कहानी याद दिलाती है कि ऑनलाइन विश्लेषण अक्सर नकली होता है। ऑनलाइन लोग युद्ध के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई वीडियो गेम या पॉडकास्ट डिबेट हो। वे चीजों को हैशटैग्स या मीम्स में बदल देते हैं और ज्यादातर समय बस दिखावटी गुस्सा दिखाते हैं। असली सुरक्षा ऑपरेशन शांत, जटिल और जोखिम भरे होते हैं, जिन्हें जानकार लोग अंजाम देते हैं, क्योंकि असफलता से इंसानों की जान जा सकती है। ऑनलाइन लोग इजराइल के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मिडिल ईस्ट में कुछ गलत होने, शत्रुतापूर्ण इलाके के भीतर ऑपरेशन अंजाम देने की जरूरत पड़ने या गोलाबारी के बीच किसी को बचाने की जरूरत पड़ने पर इजरायली ऑपरेटिव्स अक्सर पहले से वहां होते हैं। और इसी के साथ इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते फिर लौटूंगी और आपको ईरान और उसके बाहर हो रही ताज़ा घटनाओं के बारे में और जानकारी दूंगी। अगर आपके पास जानकारी है तो एक्स पर एमिली के श्रेडर या इंस्टाग्राम पर एमिली इन टेल अवीव से संपर्क करें। अगले हफ्ते JNS TV पर मिलेंगे।